यार, कुछ चीजें होती हैं जो तुम्हें पहले से पता होती हैं कि नहीं करनी चाहिए, बस पता होती हैं। कोई तुम्हें आकर समझाता नहीं है, कोई किताब तुम्हें बताती नहीं है, बस तुम्हारे अंदर से, तुम्हारे दिमाग के सबसे अंधेरे कोने से एक आवाज आती है कि रुक जा, यहां मत जा, ये मत कर। जानवर इस आवाज को सुनते हैं, वो खतरे को सूंघ लेते हैं और रास्ता बदल लेते हैं। लेकिन हम इंसान, हम खुद को बहुत मॉडर्न समझते हैं, पढ़े लिखे, लॉजिकल। हमें लगता है कि ये अंदर की आवाज, ये डर, ये सब बस एक अंधविश्वास है, एक मनोवैज्ञानिक इल्यूजन है। और हमारी यही ओवर स्मार्टनेस हमारी सबसे बड़ी गलती बनती है। बस यही सोचकर राहुल, विकास और सोनम उस रात निकले थे, उस पुराने शिव मंदिर की तरफ। वो जगह जो पिछले 20 साल से बंद थी, जिसके बारे में आसपास के गांव के लोग दिन के उजाले में भी बात करने से कतराते थे, जिसके बारे में राहुल के नाना ने कहा था, वो जगह पत्थरों की नहीं है राहुल, वो जगह जागती है, वो सांस लेती है। लेकिन राहुल को क्या लगा, यार YouTube पर एक तगड़ी एक्सप्लोरेशन वीडियो बनेगी, थंबनेल पर लिखेंगे नाइट एट द फॉरबिडन टेम्पल, व्यूज आएंगे, चैनल की रीच बढ़ेगी। और वैसे भी 2026 के इस जमाने में भूत वूत क्या होता है, सब बकवास है। बस यही वो एक गलती थी। ये कहानी उस रात की है जो उन तीनों की जिंदगी में आखिरी रात बन सकती थी। सच कहूं तो जो उस रात शुरू हुआ वो अगली सुबह खत्म नहीं हुआ। जो उस मंदिर की काली दीवारों ने देखा वो आज भी वहीं है, दीवारों की दरारों में, हवा में, उस जगह की सूखी मिट्टी में। अगर तुम सुन रहे हो और सोच रहे हो कि ये बस इंटरनेट पर मिलने वाली एक और मनगढ़ंत कहानी है, तो ठीक है, सोचते रहो, खुद को तसल्ली देते रहो। बस एक ही सलाह दूंगा, इसे रात को अकेले सुनते हुए अपने कमरे के अंधेरे कोनों की तरफ मत देखना। राहुल शर्मा उस किस्म का लड़का था जिसे हर चीज में एडवेंचर से ज्यादा कंटेंट दिखता था। 22 साल का, दिल्ली से बहुत बड़े सपने लेकर चला था, लेकिन फिलहाल अपनी पढ़ाई के साथ साथ एक छोटा सा YouTube चैनल चला रहा था, राहुल एक्सप्लोर्स। डार्क टूरिज्म, हॉन्टेड प्लेसेस, अबैंडन्ड बिल्डिंग्स, यही उसका नीच था। वो उन जगहों पर कैमरा लेकर घुस जाता था जहां आम लोग दिन में भी नहीं जाते। विकास उसका बचपन का यार था, दोनों एक ही गली में पले बढ़े थे। विकास स्वभाव से थोड़ा डरपोक था और वो इस बात को मानता भी था, लेकिन फिर भी वो राहुल के साथ हर उस अजीब जगह पर चला जाता था। इसलिए नहीं कि उसे एडवेंचर का कोई शौक था, बल्कि इसलिए क्योंकि राहुल उसके बिना भी चला जाता। और विकास को हमेशा ये डर लगा रहता था कि कहीं राहुल अकेले किसी मुसीबत में न पड़ी DDH जाए या मारा न जाए। वो वफादार था। और तीसरी थी सोनम, राहुल की कॉलेज फ्रेंड, जर्नलिज्म की स्टूडेंट, बहुत शार्प, ओवर एनालिटिकल और फैक्ट्स पर चलने वाली लड़की। उसे जेन्युइनली लगता था कि ये सारा तांत्रिक वांत्रिक ड्रामा, ये भूतों की कहानियां, सब सिर्फ एक सुपरस्टिशन है, एक भ्रम है जिसे एक्सपोज करना एक जर्नलिस्ट का काम है। वो इस ट्रिप पर इसलिए गई थी क्योंकि उसे लगा, चलो इन दोनों बेवकूफों के साथ चलकर दुनिया को दिखाती हूं कि वहां सिर्फ चमगाद, DDH और पुरानी ईंटों के सिवा कुछ नहीं है। तीनों की अपनी अपनी वजहें थीं, व्यूज, वफादारी और लॉजिक, और तीनों पूरी तरह से गलत थे। वो जगह विदिशा से करीब 12 किलोमीटर दूर एक घने जंगल के बिल्कुल बीचों बीच थी, काल भैरव मंदिर। 20 साल पहले वहां एक पुजारी रहा करते थे, पंडित रघुनाथ दास। कहते थे कि वो सिर्फ पूजा पाठ नहीं करते थे, बल्कि तांत्रिक विद्या जानते थे। वो विद्या जो किताबों में या इंटरनेट पर नहीं मिलती, वो विद्या जो अमावस्या की रातों में श्मशान की राख और गुरु के कानों में फुसफुसाए गए मंत्रों से सीखी जाती है। लेकिन 20 साल पहले की एक रात, एक अमावस्या की रात, कुछ ऐसा हुआ कि जब गांव के लोग अगली सुबह मंदिर पहुंचे तो उन्होंने जो देखा उसने उनकी रूह कंपा दी। पंडित रघुनाथ दास गायब थे। मंदिर के अंदर शिवलिंग के चारों तरफ जमीन पर खून के गहरे निशान थे। वो खून किसका था किसी को नहीं पता। दीवारों पर कुछ अजीब से सिंबल लिखे थे, एक ऐसी लिपि, ऐसी भाषा में जो किसी ने कभी नहीं देखी थी। और सबसे खौफनाक बात, मंदिर के बाहर एक पुराना विशाल नीम का पेड़ था, हरा भरा। वो पेड़ एक ही रात में पूरी तरह सूख गया था। उसकी टहनियां ऐसे काली पर DDH गई थीं जैसे उन्हें अंदर से किसी ने जला दिया हो।
पुलिस आई, इन्वेस्टिगेशन हुई। हफ्तों तक जंगल छाना गया, लेकिन पंडित जी का कोई नामो निशान नहीं मिला। केस फाइल बंद कर दी गई, मिसिंग पर्सन का ठप्पा लगाकर। लेकिन गांव के वो बुजुर्ग जानते थे कि पंडित रघुनाथ दास कहीं मिसिंग नहीं हुए हैं। वो कहते थे कि पंडित जी ने उस रात कुछ ऐसा आह्वान किया था, किसी ऐसी चीज को बुलाया था जो इस दुनिया की नहीं थी, और जो चीज एक बार उस पार से इस पार आ जाए वो खाली हाथ वापस नहीं जाती, वो वहीं रुक जाती है, इंतजार करती है। तब से वो मंदिर बंद था। 20 साल का सन्नाटा। राहुल को ये पूरी कहानी उसके नाना ने बताई थी। उनका मकसद राहुल को डराना था, उसे रोकना था। लेकिन राहुल के क्रिएटर दिमाग के लिए ये एक परफेक्ट वायरल कंटेंट था। उन्होंने प्लान बनाया। एक शुक्रवार की रात का, नवंबर का महीना था। ठंड अपने चरम पर पहुंचना शुरू हो गई थी। प्लान सिंपल था। रात को 9 बजे निकलेंगे, 12 किलोमीटर बाइक पर जाएंगे, जंगल के बीच उस मंदिर को एक्सप्लोर करेंगे, अल्ट्रा रियलिस्टिक और सिनेमैटिक वीडियो रिकॉर्ड करेंगे और रात के 12 बजे तक वापस आ जाएंगे। राहुल ने 2 हाई एंड कैमरे पैक किए, एक नाइट विजन वाला और एक नॉर्मल, एक हैवी ड्यूटी ट्राइपॉड, कुछ पावरफुल फ्लैश लाइट्स। सोनम ने अपना प्रोफेशनल वॉइस रिकॉर्डर साथ रख लिया ताकि एम्बियंट साउंड्स और अपनी कमेंट्री रिकॉर्ड कर सके। विकास ने सिर्फ एक बड्डी टॉर्च और कुछ एक्स्ट्रा बैटरियां पकड़ दी। जाने से ठीक पहले राहुल के नाना ने उसे दरवाजे पर रोक लिया था। 80 साल के उस बूढ़े आदमी ने राहुल की कलाई इतनी जोर से पकड़ी कि राहुल को दर्द हुआ। उनकी आंखों में एक अजीब सी दहशत थी, जैसे वो कुछ ऐसा देख पा रहे हों जो राहुल नहीं देख सकता। नाना की आवाज कांप रही थी, राहुल, मेरी बात सुन, उस जगह मत जा। मैं तुझे कोई भूत की कहानी सुनाकर डरा नहीं रहा हूं, मैं तुझे एक सच बता रहा हूं। कुछ जगहें होती हैं जो इंसानों के लिए नहीं होती। वो हमारी दुनिया का हिस्सा नहीं है। वो मंदिर उनमें से एक है। वहां कुछ छूट गया है राहुल, और वो बहुत भूखा है। राहुल ने कलाई छुद्धाते हुए हंसकर कहा था, अरे नाना, चिल करो यार, हम बस 1 घंटे के लिए जा रहे हैं, कुछ फुटेज लेकर आ जाएंगे, आप फालतू में टेंशन ले रहे हो। नाना ने उसका हाथ छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने अपनी नजरें राहुल के चेहरे से नहीं हटाईं। उनकी आंखों में अब डर नहीं था, बेबसी थी, जैसे वो किसी जिंदा इंसान को नहीं बल्कि एक लाश को घर से बाहर जाते हुए देख रहे हों। रात के 9 बज चुके थे। तीनों अपनी 2 बाइक्स पर निकल पड़े। शुरुआत में रास्ता ठीक था। हाईवे की लाइट्स और गाड़ियों का शोर उन्हें एक सेफ जोन का एहसास करा रहा था। लेकिन जैसे ही उन्होंने हाईवे छोड़ा और उस कच्ची सड़क पर मुद्दे जो उस जंगल की तरफ जाती थी, माहौल एकदम से बदल गया। नवंबर की रात थी। सड़क के दोनों तरफ विशाल पुराने पेड़ थे जो अंधेरे में अजीबोगरीब आकृतियों की तरह लग रहे थे। सूखे पत्ते जब हवा से खड़कते थे तो एक अजीब सी सरसराहट पैदा होती थी। वो वैसी ही आवाज थी जो तुमने अक्सर हॉरर फिल्मों में सुनी होगी, लेकिन जब वो हकीकत में तुम्हारे कानों में पड़ती है तो रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सिहरन दौड़ जाती है। पीछे बैठी बाइक से विकास ने जोर से चिल्लाकर कहा, यार राहुल, मुझे जेन्युइनली अंदर से सही फीलिंग नहीं आ रही, वापस चलते हैं यार। राहुल ने आगे से हंसते हुए जवाब दिया, रिलैक्स कर मेरे भाई, हम एक्सप्लोरर्स हैं, आज का फुटेज हमें 1 मिलियन तक लेकर जाएगा। सोनम जो राहुल के पीछे बैठी थी वो बिल्कुल चुप थी। वो एक जर्नलिस्ट की तरह सब कुछ ऑब्जर्व कर रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर उस घने अंधेरे को देखकर उसके लॉजिक की दीवारें भी थोड़ी कमजोर पड़ डीचने लगी थीं। करीब 40 मिनट के उस डरावने और ऊबड़ खाबड़ सफर के बाद वो आखिर वहां पहुंच गए। उन्होंने बाइक्स को एक तरफ खड्डीहा किया और अपनी फ्लैशलाइट्स ऑन की। रोशनी की वो बीम सीधे सामने उस ढांचे पर पड़ी, काल भैरव मंदिर। पहली नजर में देखने पर वो बस एक खंडहर लगा। छत का एक बड़ा हिस्सा ढह चुका था, दीवारों पर गहरी दरारें थीं और चारों तरफ जंगली झाड़ियां उग आई थीं। लेकिन मंदिर का जो मूल स्ट्रक्चर था वो अभी भी खड़ा था, और वो पत्थरों का बना था, एकदम काले पत्थर का। वहां आसपास के किसी भी इलाके में ऐसा काला पत्थर नहीं मिलता था। राहुल ने नोटिस किया कि वो पत्थर रोशनी को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वो उस फ्लैशलाइट की रोशनी को पी रहा हो, सोख रहा हो। मुख्य द्वार लकड़ी का था,
जो काफी गल चुका था। उस पर लोहे की एक मोटी सांकल थी और एक बड़ा सा पुराना ताला, लेकिन ताला खुला हुआ था। वो बस उस सांकल पर अटका हुआ था। किसी ने इसे हाल ही में खोला है, सोनम ने अपनी फ्लैशलाइट ताले पर मारते हुए कहा। उसकी आवाज में वो कॉन्फिडेंस नहीं था जो घर से निकलते वक्त था। या फिर यह हमेशा से ही खुला है, राहुल ने कहा और अपना नाइट विजन कैमरा ऑन किया। विकास ने एक कदम पीछे लेते हुए कहा, या फिर कोई अभी इस वक्त अंदर है। इस बार विकास की बात पर कोई नहीं हंसा, क्योंकि उस घने सुनसान जंगल में 20 साल से बंद एक मंदिर के खुले ताले का कोई लॉजिकल जवाब किसी के पास नहीं था। राहुल ने गहरी सांस ली, कैमरे का रिकॉर्ड बटन दबाया और नाइट विजन लेंस के थ्रू देखते हुए कहा, दोस्तों, हम आ गए हैं काल भैरव मंदिर। 20 साल से बंद इस रहस्यमयी जगह को आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। चलिए देखते हैं अंदर क्या इंतजार कर रहा है। और उसने उस भारी सड़े हुए लकड़ी के दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा एक दर्दनाक चीखने जैसी आवाज के साथ खुला और उसके अंदर से जो बाहर आया उसने उन तीनों के रोंगटे खड़े कर दिए। दरवाजा खुलते ही सबसे पहली चीज जो बाहर आई वो हवा नहीं थी, वो एक एहसास था। अंदर कदम रखते ही राहुल, विकास और सोनम को लगा जैसे उन्होंने किसी अदृश्य दीवार को पार कर लिया है। बाहर नवंबर की ठंड थी, लेकिन अंदर का तापमान कुछ और ही था। वो सर्दियों वाली ठंड नहीं थी जो तुम्हारे स्वेटर से रुक जाए। ये वो ठंड थी जो सीधे तुम्हारी छाती के अंदर उतरती है, तुम्हारी हड्डियों को सुन्न कर देती है। ऐसी ठंड जो किसी मॉर्चरी शवगृह में होती है। विकास ने अपने जैकेट की जिप को गले तक खींचते हुए फुसफुसाकर कहा, यार, यहां का टेम्परेचर एकदम से इतना कैसे गिर गया? बाहर तो इतना ठंडा नहीं था। सोनम ने अपनी फ्लैशलाइट जमीन पर मारी और कहा, शायद इसलिए क्योंकि यह जगह चारों तरफ से बंद है और पत्थरों की बनी है। वेंटिलेशन नहीं है। साइंटिफिकली ये पॉसिबल है। उसकी आवाज में लॉजिक था, लेकिन एक हल्की सी कंपन भी थी जिसे वो छिपाने की कोशिश कर रही थी। राहुल का नाइट विजन कैमरा ऑन था। वो स्क्रीन के हरे रंग ग्रीन टेंट के जरिए इस अंधेरे को स्कैन कर रहा था। उसके दिमाग में अभी भी सिर्फ एक ही चीज चल रही थी, व्यूज, एंगेजमेंट और मोनेटाइजेशन। वो जानता था कि ये फुटेज उसके चैनल का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। अंदर घुसते ही जो दूसरी चीज उन्हें महसूस हुई वो थी बदबू। एक बहुत ही पुरानी, बासी और अजीब सी महक, जैसे किसी ने बहुत सालों पहले कोई अगरबत्ती जलाई हो और उस अगरबत्ती की महक के ठीक नीचे कुछ और था, कुछ ऐसा जिसे इंसान का दिमाग तुरंत प्रोसेस नहीं कर पाता। वो गीली मिट्टी, सड्डे हुए पत्तों और किसी ऑर्गेनिक चीज के सड़ने की मिलीजुली बदबू थी। एक ऐसी महक जो तुम्हारे पेट में मरोद्दा पैदा कर दे। लेकिन इन सब के बावजूद जो सबसे खौफनाक चीज थी वो उनके ठीक सामने थी। मंदिर के बिल्कुल बीचों बीच, काले पत्थर के उस शिवलिंग के ठीक सामने एक दीपक जल रहा था। चारों तरफ घना घुप अंधेरा था और उस अंधेरे के बीच वो छोटी सी पीली लौ ऐसे फड़फड़ा रही थी जैसे वो कोई रोशनी नहीं बल्कि किसी चीज की आंख हो जो उन्हें देख रही हो। विकास के कदम वहीं रुक गए। उसकी टॉर्च उस दीपक पर थी। उसकी आवाज अब सिर्फ कांप नहीं रही थी, वो टूट रही थी। यार राहुल, वो दीपक जल रहा है। तूने कहा था यह जगह 20 साल से बंद है। सोनम ने भी अपनी फ्लैशलाइट उसी तरफ घुमाई। कोई आया होगा। उसने अपनी जर्नलिस्टिक रैशनैलिटी को पकड़े रखने की पूरी कोशिश की। हो सकता है आसपास के गांव से कोई छुपकर यहां पूजा करने आता हो। गांव वालों के लिए आस्था और अंधविश्वास में कोई फर्क नहीं होता। सोनम ने भी अपनी फ्लैशलाइट उसी तरफ घुमाई। कोई आया होगा। उसने अपनी जर्नलिस्टिक रैशनैलिटी को पकड़ से रखने की पूरी कोशिश की। हो सकता है आसपास के गांव से कोई छुपकर यहां पूजा करने आता हो। गांव वालों के लिए आस्था और अंधविश्वास में कोई फर्क नहीं होता। तो वो इंसान गया कहां? विकास ने पीछे मुड़कर उस दरवाजे की तरफ देखा जहां से वो आए थे। रास्ते में हमें कोई नहीं मिला। बाहर कोई और गाड़ी या साइकिल नहीं थी। और ये ताला तो हमने अभी खोला है। किसी के पास इसका कोई जवाब नहीं था। राहुल ने अपने कैमरे का फोकस उस दीपक पर झूम इन किया। वो आगे बढ़ा। फुटेज लेते रहो, राहुल ने खुद से कहा। वो शिवलिंग के पास पहुंचा। दीपक मिट्टी का बना था, बहुत ही पुराना और खुरदरा। उसमें तेल भरा था, लेकिन वो तेल
नॉर्मल सरसों या तिल का तेल नहीं लग रहा था। वो गाढ़ा था, बहुत ज्यादा गाढ़ा, और दीपक के चारों तरफ जमीन पर कुछ राख बिखरी हुई थी। राहुल ने जब ध्यान से देखा तो उस राख में कुछ बना हुआ था। किसी ने अपनी उंगलियों से उस राख में कुछ आकृतियां उकेरी थीं, छोटे छोटे बहुत ही सटीक सिंबल्स। सोनम ने तुरंत अपना फोन निकाला और उन सिंबल्स की फोटो ली। उसने अपनी फ्लैशलाइट बिल्कुल जमीन के करीब की। ये नॉर्मल संस्कृत या हिंदी नहीं है, सोनम ने बुदबुदाते हुए कहा। उसकी आंखें स्क्रीन पर झूम कर रही थीं। तुम्हें पता है ये क्या है? राहुल ने नाइट विजन स्क्रीन से नजर हटाए बिना पूछा। मैंने जर्नलिज्म के फर्स्ट ईयर में इंडियन फोकलोर और टैंट्रिज्म पर एक रिसर्च पेपर किया था, सोनम ने कहा। अब उसकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। ये आह्वान के सिंबल्स हैं, किसी एंटिटी को इन्वोक करने के लिए, किसी चीज को इस दुनिया में बुलाने के लिए, और जिस पैटर्न में ये लिखे हैं वो रुकी। क्या? विकास ने लगभग चिल्लाते हुए पूछा। जिस पैटर्न में क्या? ये किसी देवता को बुलाने का पैटर्न नहीं है, ये बाइंडिंग का पैटर्न है। मतलब जो भी बुलाया गया था उसे इसी जगह पर बांधने की कोशिश की गई थी। राहुल ने कैमरा शिवलिंग की तरफ घुमाया। मुझे नहीं लगता वो कोशिश कामयाब हुई थी, राहुल ने कहा। सोनम और विकास ने शिवलिंग की तरफ देखा। उस काले पत्थर पर कुछ तरल पदार्थ, लिक्विड, लगा हुआ था। वो लाल रंग का था और सबसे खौफनाक बात यह थी कि वो सूखा नहीं था, वो एकदम ताजा था। रोशनी पड़ने पर वो हल्का सा चमक रहा था। ये फ्रेश है, राहुल ने कैमरे को और पास ले जाते हुए कहा। कोई अभी अभी यहां था, शायद हमारे आने से ठीक पहले। तो हमें भी अभी अभी यहां से निकलना चाहिए। अब बहुत हो गया तेरा कंटेंट। विकास ने राहुल का कंधा पकड़कर पीछे खींचा। रुक जा भाई, बस 1 मिनट, मुझे पूरा पैन करने दे, राहुल ने कहा। उसने कैमरे का एंगल वाइड किया और नाइट विजन में पूरे मंदिर को स्कैन करने लगा। स्क्रीन पर सब कुछ हरे और काले रंग में दिख रहा था। पुरानी टूटी दीवारें, गिरी हुई छत का मलबा, मकड़ी के जाले, और फिर मंदिर का बायां कोना। राहुल की सांस गले में अटक गई। कैमरे की स्क्रीन में उस बाएं कोने में कुछ था, एक परछाई, एक शैडो। लेकिन वो किसी इंसान की परछाई नहीं थी। वो बहुत लंबी थी, कम से कम 7 या 8 फीट लंबी। उसके हाथ घुटनों से बहुत नीचे तक लटक रहे थे और उसका सिर अजीब तरीके से एक तरफ झुका हुआ था, जैसे किसी की गर्दन टूट गई हो। राहुल ने तुरंत अपनी आंखें स्क्रीन से हटाईं और सीधे उस कोने की तरफ देखा। वहां कुछ नहीं था, बिल्कुल खाली कोना। उसने फिर कैमरे की स्क्रीन में देखा। वो परछाई वहीं थी और वो हिल रही थी, बहुत धीरे धीरे, जैसे वो सांस ले रही हो। सोनम, राहुल की आवाज अब पहली बार कांपी। कैमरे की स्क्रीन में देख। सोनम राहुल के पास आई। उसने स्क्रीन पर देखा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये कोई रिफ्लेक्शन होगा, कैमरे के लेंस में कोई डस्ट पार्टिकल या सेंसर का ग्लिच होगा। ऐसा होता है लो लाइट में, सोनम ने कहा। लेकिन वो खुद अपनी बात पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। वो अनजाने में पीछे की तरफ कदम बढ़ा रही थी। ये ग्लिच नहीं है सोनू, राहुल ने कहा। ये चीज हमें देख रही है। अचानक वो दीपक बुझ गया, एक झटके में। कोई हवा नहीं चली, किसी ने फूंक नहीं मारी। वो बस ऐसे बुझ गया जैसे किसी ने अपनी 2 उंगलियों से उसकी लौ को कुचल दिया हो। पूरा मंदिर एक खौफनाक घुप अंधेरे में डूब गया। फ्लैश लाइट्स ऑन करो, जल्दी, राहुल चिल्लाया। तीनों की टॉर्च एक साथ ऑन हुई। रोशनी की 3 किरणें पागलों की तरह दीवारों पर भागने लगीं। विकास की सांसें इतनी तेज चल रही थीं जैसे वो कोई मैराथन दौड़ रहा हो। सोनम ने अपना वॉइस रिकॉर्डर इतनी जोर से मुट्ठी में भींच लिया था कि उसके पोर सफेद पड़ गए थे। चलो यहां से, अभी, राहुल ने कहा। अब उसे कोई व्यूज नहीं चाहिए थे, उसे बस जिंदा बाहर निकलना था। तीनों एक साथ मुख्य दरवाजे की तरफ भागे। विकास सबसे आगे था। उसने उस भारी लकड़ी के दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा नहीं हिला। खोल इसे, राहुल पीछे से चिल्लाया। नहीं खुल रहा है यार। विकास ने अपने दोनों हाथों से दरवाजे को अपनी तरफ खींचा, फिर धक्का दिया। वो अपनी पूरी ताकत लगा रहा था। सोनम ने अपनी फ्लैशलाइट दरवाजे पर मारी। वो ताला जो बाहर लटक रहा था, वो सांकल जो खुली हुई थी, अब वो अंदर से बंद थी।
लोहे की सांकल दरवाजे के कुंडे में लिपटी हुई थी और वो भारी ताला उस पर लगा हुआ था। ये कैसे हो सकता है? सोनम ने कांपते हुए हाथों से ताले को छुआ। ये तो बाहर की तरफ था, कोई इसे अंदर से कैसे लगा सकता है? कोई हमारे साथ अंदर है। विकास लगभग रोने लगा था। हम फंस गए हैं राहुल, तेरी वजह से हम फंस गए हैं। चुप कर, दूसरा रास्ता ढूंढते हैं। राहुल ने पागलों की तरह टॉर्च चारों तरफ घुमाई। मंदिर के एक तरफ एक और छोटा दरवाजा था, बहुत पुराना, लकड़ी का। वो तीनों उस तरफ भागे। राहुल ने उस दरवाजे को जोर से लात मारी। लकड़ी पुरानी थी, दीमक लगी हुई थी, लेकिन वो दरवाजा ऐसा महसूस हुआ जैसे पीछे से किसी ने लोहे की दीवार खड़ी कर दी हो। वो 1 इंच भी नहीं हिला और उसी पल उनके ठीक पीछे, मंदिर के बीचों बीच, वो दीपक फिर से जल गया। तीनों धीरे धीरे पीछे मुड़े। वहां कोई नहीं था, लेकिन दीपक की लौ अब पीली नहीं थी। वो अजीब सी नीली और सफेद रंग की मिक्स रोशनी फेंक रही थी। सोनम की जर्नलिस्टिक, लॉजिकल और साइंटिफिक सोच की इमारत अब पूरी तरह से ढह चुकी थी। उसे समझ आ गया था कि साइंस के पास हर चीज का जवाब नहीं होता। राहुल, सोनम ने फुसफुसाते हुए कहा, अपना कैमरा वाइड एंगल पर कर और दीवारों को देख। राहुल ने कांपते हाथों से कैमरा उठाया। नाइट विजन मोड अभी भी ऑन था। उसने कैमरे को दीवारों की तरफ घुमाया। जब वो आए थे तो दीवारें खाली थीं, लेकिन अब पूरी दीवारें, ऊपर से लेकर नीचे तक, फर्श से लेकर छत तक, सब कुछ भरा हुआ था उसी लिपि से, उन्हीं सिंबल्स से। छोटे छोटे ऑब्सेसिव पागलों की तरह लिखे गए सिंबल्स। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने हजारों सालों तक बिना रुके इन दीवारों पर कुछ लिखा हो। और वो लिखाई, वो पुरानी नहीं थी, वो बिल्कुल ताजा थी। लेकिन सबसे डरावनी चीज उन दीवारों के बीच में थी, ठीक उसी बाईं कोने में जहां राहुल ने वो परछाई देखी थी। वहां वो ताजा सिंबल्स एक गोल घेरा, सर्कल बना रहे थे, और उस घेरे के बिल्कुल बीचों बीच एक आकृति बनी हुई थी, एक इंसान की आकृति। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जमीन पर घुटने मुद्दाकर बैठा हो और उसका सिर नीचे की तरफ झुका हो। वो वहीं है, विकास ने दीवार से चिपकते हुए कहा। उसकी पैंट गीली हो चुकी थी। वो हमारे बिल्कुल सामने है। सोनू, राहुल ने सोनम की तरफ देखा। तेरा रिकॉर्डर ऑन है? सोनम ने अपना हाथ उठाया। रिकॉर्डर का लाल बल्ब ब्लिंक कर रहा था। इसे प्लेबैक कर, राहुल ने कहा। क्या? क्यों? कर! सोनम ने कांपते अंगूठे से प्लेबैक का बटन दबाया और स्पीकर का वॉल्यूम फुल कर दिया। शुरुआत में सिर्फ स्टैटिक नॉइज आई, झिरझिराहट। लेकिन फिर उस झिरझिराहट के पीछे से एक आवाज उभरने लगी। वो कोई इंसानी आवाज नहीं थी, वो बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी पर थी। एक ऐसी रिदम, एक ऐसा पैटर्न जो किसी पुराने खौफनाक मंत्र की तरह लग रहा था। वो आवाज हवा से नहीं आ रही थी, वो सीधे उनके दिमाग के अंदर बज रही थी। वो कोई उन्हें डराने की कोशिश नहीं कर रहा था, वो आवाज कुछ बुला रही थी। रिकॉर्डर में वो मंत्र तेज होने लगा। सुबह के 10 बज रहे थे। दिल्ली से आकर भोपाल में बसने वाला राहुल हमेशा लेट उठता था, लेकिन आज उसकी आंखें लाल थीं। वो पूरी रात सोया नहीं था। वो अपने बिस्तर पर बैठा, ब्लैंकेट को सीने तक खींचे हुए, बस सामने की दीवार को घूर रहा था। दिन का उजाला इंसान को एक झूठा दिलासा देता है। सूरज की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। बाहर गाड़ियां चल रही थीं। दुनिया नॉर्मल थी। राहुल ने खुद को समझाने की कोशिश की कि हम बस डर गए थे। अंधेरा था, पुरानी जगह थी, हमारा दिमाग हमारे साथ खेल रहा था, और वो ताला शायद हवा से या किसी जानवर के धक्के से बंद हो गया होगा। भूत वूत कुछ नहीं होता। उसने गहरी सांस ली और अपने लैपटॉप की तरफ देखा, लेकिन तभी राहुल का फोन बजने लगा। उसने स्क्रीन देखी। स्क्रीन पर अननोन नंबर फ्लैश हो रहा था। उसने कॉल काट दी। 5 सेकंड बाद फोन फिर बजा, वही अननोन नंबर। राहुल की उंगलियां ठंडी पड़ रही थीं। उसने फिर से लाल बटन दबाया। तीसरी बार फोन फिर वाइब्रेट हुआ। इस बार राहुल ने हिम्मत करके हरे बटन को स्वाइप कर दिया और फोन कान पर लगा लिया। हेलो? उसकी आवाज गले में ही अटक रही थी। दूसरी तरफ कोई जवाब नहीं था, सिर्फ सन्नाटा। कौन है? राहुल ने थोड़ा तेज आवाज में पूछा, और फिर
दूसरी तरफ से एक आवाज आना शुरू हुई। वो आवाज किसी इंसान की नहीं लग रही थी, वो उसी मंत्र की रिदम थी, वही भारी, हड्डियों को कंपा देने वाली फ्रीक्वेंसी। लेकिन इस बार उस झिड़झिड़ाहट के बीच राहुल को कुछ और भी सुनाई दिया। वो आवाज उसका नाम ले रही थी, राहुल। वो आवाज इतनी खींची हुई और खुरदरी थी जैसे किसी मरे हुए इंसान के गले से हवा निकल रही हो। राहुल ने झटके से फोन दूर फेंका। फोन दीवार से टकराकर जमीन पर गिरा और उसकी स्क्रीन टूट गई, लेकिन टूटे हुए स्पीकर से वो आवाज अभी भी आ रही थी, राहुल। राहुल अपने बिस्तर से कूदा और फोन को बूट पहने हुए पैर से कुचल दिया। फोन बंद हो गया, सन्नाटा छा गया। तभी राहुल को महसूस हुआ वो ठंड, वही ठंड जो उस मंदिर के अंदर थी। नवंबर की धूप खिड़की से आ रही थी, लेकिन राहुल के कमरे का तापमान अचानक इतना गिर गया कि उसके मुंह से सफेद भाप निकलने लगी। उसने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई। कमरे के बाएं कोने में, वहां धूप नहीं पहुंच रही थी, उस अंधेरे कोने में वो खड़ी थी, वहीं परछाई, 7 फुट लंबी, जिसके हाथ घुटनों से नीचे तक लटक रहे थे। लेकिन अब वो कैमरे की स्क्रीन में नहीं थी, वो असली दुनिया में थी, दिन के उजाले में। वो परछाई राहुल को देख रही थी। उसकी कोई आंखें नहीं थीं, कोई चेहरा नहीं था, बस एक घना काला अंधकार था जिसने एक आकार ले लिया था। राहुल की चीख गले में ही घुट गई। वो पीछे हटा, दरवाजे का हैंडल घुमाया और पागलों की तरह बाहर हॉल में भागा। हॉल में राहुल के नाना सोफे पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। उनके हाथ में चाय का कप था। राहुल को हाँफते हुए और पसीने से लथपथ देखकर उन्होंने अखबार नीचे रख दिया। नाना ने कोई सवाल नहीं पूछा कि क्या हुआ। उन्होंने बस राहुल की आंखों में गहराई से देखा। चाय का कप उनके हाथ में कांप रहा था। तुम गए थे? नाना की आवाज एकदम सपाट थी, कोई गुस्सा नहीं, बस एक गहरी निराशा। नाना, वो मेरे कमरे में। राहुल ठीक से बोल नहीं पा रहा था। नाना ने अपनी आंखें बंद की और एक लंबी सांस ली। तुम्हारे साथ कुछ आया है राहुल? नाना प्लीज, मुझे समझ नहीं आ रहा। वो क्या है? नाना अपनी जगह से उठे। वो राहुल के पास आए और उसके माथे को छुआ। उनका हाथ बहुत गर्म था। मैं तुम्हें डरा नहीं रहा हूं बेटा, मैं तुम्हें सच बता रहा हूं। तुमने उस दरवाजे को पार किया है और जो चीज उस मंदिर में कैद थी, तुमने उसे एक रास्ता दे दिया है। वो तुम्हारे अंदर नहीं आई है, वो तुम्हारी परछाई से जुड़ गई है। राहुल ने तुरंत पीछे मुड़कर अपनी परछाई को देखा। वो नॉर्मल लग रही थी। तुम्हें अभी समझ नहीं आएगा, नाना ने कहा। तुम्हारे दोस्तों का क्या हाल है? राहुल को एकदम से विकास और सोनम की याद आई। उसने नाना का पुराना लैंडलाइन फोन उठाया और विकास का नंबर डायल किया। भाई, विकास की आवाज फोन उठाते ही टूट गई। भाई, मुझे बचा ले। विकास, क्या हुआ? तू कहां है? मैं बाथरूम में लॉक हूं राहुल, बाहर नहीं जा सकता। क्या हुआ है? आईना, मैंने आईने में देखा राहुल। विकास फफक कर रो पड़ा। मैं सुबह ब्रश कर रहा था, मैंने कुल्ला करने के लिए नीचे देखा, लेकिन जब मैंने वापस ऊपर देखा तो मेरी परछाई, मेरी रिफ्लेक्शन, वो नीचे ही देख रही थी। वो मेरे साथ मूव नहीं कर रही थी राहुल। और फिर उस रिफ्लेक्शन ने मुझे देखकर मुस्कुराना शुरू कर दिया। उसकी मुस्कान इंसान की नहीं थी भाई। मैंने आईना तोड़ दिया, लेकिन मुझे अभी भी लग रहा है कि कोई मुझे उस टूटे हुए कांच के पीछे से देख रहा है। राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। तू घर से बाहर निकल, अभी भीड़ में जा, मैं सोनम को कॉल करता हूं। राहुल ने फोन काटा और सोनम को मिलाया। सोनम का फोन स्विच ऑफ था। राहुल का दिल बैठ गया। उसने नाना की तरफ देखा। मुझे जाना होगा। दोपहर के 2 बज रहे थे। कॉलेज की कैंटीन खचाखच भरी थी। राहुल ने यही जगह चुनी थी क्योंकि उसे लगा कि भीड़ के बीच वो चीज उन पर हमला नहीं करेगी। विकास एक कोने की टेबल पर बैठा था। उसने अपना सिर टेबल पर रखा हुआ था और उसके हाथ लगातार कांप रहे थे। तभी कैंटीन के दरवाजे से सोनम अंदर आई। राहुल उसे देखकर सुन्न रह गया। जो लड़की हमेशा टिप टॉप और कॉन्फिडेंट रहती थी, आज उसके बाल बिखरे हुए थे। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे पड़ गए थे। उसने नवंबर की उस हल्की ठंड में भी एक भारी ओवरकोट पहना हुआ था और उसे गले तक कसकर बंद किया हुआ था। वो आकर कुर्सी पर धम्म से बैठ गई। तेरा फोन ऑफ क्यों है? राहुल ने पूछा। सोनम ने कोई जवाब नहीं दिया।
उसने अपना कोट कंधे की तरफ से थोड़ा सा खिसकाया। राहुल और विकास दोनों की सांसें रुक गईं। सोनम की सफेद टी शर्ट पर ठीक उसके कंधे के पास एक निशान था, एक हाथ का निशान। लेकिन वो किसी नॉर्मल इंसान के हाथ का निशान नहीं था। वो बहुत बड़ा था और उसकी उंगलियां असाधारण रूप से लंबी थीं। और सबसे खौफनाक बात यह थी कि वो निशान काली राख से बना हुआ था, वो राख जो इंसान की त्वचा को जलाकर बनती है। ये क्या है? विकास फुसफुसाया। सोनम की आंखें सूखी थीं। वो शौक की उस स्टेज में थी जहां इंसान रोना भूल जाता है। मैं 3rd फ्लोर पर रहती हूं राहुल। सोनम की आवाज एकदम मोनोटोन थी। रात के 3 बजे मुझे लगा मेरी खिड़की पर कोई खटखटा रहा है। मैंने पर्दे हटाए। बाहर कोई बालकनी नहीं है, सीधा नीचे जमीन है। वो रुकी। उसने एक घूंट पानी पिया। खिड़की के बाहर हवा में वो चीज तैर रही थी। उसका चेहरा खिड़की के कांच से चिपका हुआ था। उसने अपना हाथ कांच पर रखा। कांच चटका नहीं, लेकिन वो राख का हाथ मेरे कांच के आर पार हो गया और उसने मेरे कंधे को छुआ। वो ठंड, राहुल, वो ठंड मुझे जला रही थी। राहुल ने अपना सिर दोनों हाथों में पकड़ लिया। मेरा कैमरा मंदिर में छूट गया था, मेरा रिकॉर्डर भी, सोनम ने कहा। लेकिन मेरे रिकॉर्डर का क्लाउड सिंक ऑन था। जो भी रिकॉर्ड होता है वो सीधा मेरे गूगल ड्राइव पर सेव हो जाता है। सोनम ने फोन की स्क्रीन ऑन की। उसने ड्राइव खोली और एक ऑडियो फाइल प्ले कर दी। यहां नहीं सोनू, विकास ने डरते हुए कहा। प्लीज, सुनना पड़ेगा। सोनम ने फोन बीच टेबल पर रख दिया। दिन के उजाले में कैंटीन की उस भीड़ में भी वो आवाज उनके रूह तक उतर गई, वो मंत्र। लेकिन क्योंकि सोनम का रिकॉर्डर हाई क्वालिटी का था, इसलिए इस बार आवाज बिल्कुल साफ थी। वो कोई मंत्र नहीं था, वो बस 3 नाम थे जो एक बहुत ही भयानक गले से निकलने वाली आवाज में रिपीट हो रहे थे। राहुल, विकास, सोनम, ये आवाज। विकास ने कान पर हाथ रखते हुए कहा, यह हमारे नाम पुकार रही है। पुकार नहीं रही है, राहुल ने कहा। उसकी आंखें फोन पर गड़ी थीं। ये हाजिरी लगा रही है। हमारे नाम उस मंदिर की दीवारों पर रजिस्टर हो गए हैं। जैसे ही ताला खुला, हम उस चीज की फील्ड में आ गए। फील्ड? सोनम ने पूछा। नाना ने यही कहा था। वो चीज अब हमें जानती है, वो हमारी लोकेशन जानती है और वो धीरे धीरे हमें अपनी तरफ खींच रही है। राहुल ने फोन बंद कर दिया। हमें मदद चाहिए। साइंस, पुलिस, लॉजिक, यहां कुछ काम नहीं आएगा। शाम के 6 बज चुके थे। राहुल के नाना उन तीनों को लेकर अपनी पुरानी कार में होशंगाबाद के पास एक छोटे से गांव में पहुंचे। गांव के बिल्कुल आखिरी छोर पर एक खपरेल का मकान था। बाहर कोई नेम प्लेट नहीं थी, कोई बोर्ड नहीं था जिस पर तांत्रिक या बाबा लिखा हो। वहां सिर्फ एक पुराना नीम का पेड़ था। नाना ने दरवाजा खटखटाया। एक 70 साल के बुजुर्ग आदमी ने दरवाजा खोला। उन्होंने सफेद धोती और एक सूती का कुर्ता पहना हुआ था। उनके चेहरे पर अनगिनत झुर्रियां थीं, लेकिन उनकी आंखें इतनी तेज और गहरी थीं जैसे वो तुम्हारे दिमाग के अंदर पड़ रही हों। ये पंडित सुखराम थे। उन्होंने राहुल, विकास और सोनम को देखा। कोई सवाल नहीं किया, कोई हैरानी नहीं दिखाई। उन्होंने बस एक गहरी सांस हवा में खींची, जैसे वो कुछ सूंघ रहे हों। काल भैरव मंदिर। पंडित सुखराम की आवाज बहुत भारी और शांत थी। आपको कैसे पता? सोनम ने अपनी आदत के अनुसार तुरंत सवाल किया। तुम्हारे साथ जो चिपक कर आया है, उसकी बदबू मैं मीलों दूर से पहचान सकता हूं। पंडित सुखराम ने रास्ता देते हुए कहा, अंदर आओ, सूरज ढलने वाला है। और जब सूरज ढलता है तो वो चीज ताकतवर हो जाती है। कमरा बहुत साधारण था। कोई खोपड़ियां नहीं, कोई लाल कपड़े नहीं, बस एक छोटा सा दिया जल रहा था और चारों तरफ किताबों का ढेर था। चारों जमीन पर बैठ गए। नाना ने पंडित जी को कुछ बताने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। मुझे पता है क्या हुआ है, सुखराम जी ने राहुल की आंखों में देखते हुए कहा। तुम लोग वहां गए थे व्यूज के लिए। तुमने ताला खोला, तुमने वो दीपक देखा और फिर तुमने उस परछाई को देखा। तीनों चुप रहे। तुम्हें क्या लगता है वो 20 साल से बंद था? पंडित जी ने एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा। रघुनाथ दास कोई साधारण पुजारी नहीं थे, वो महातांत्रिक थे। लेकिन इंसान के अंदर का लालच उसे हमेशा वहां ले जाता है जहां उसे नहीं जाना चाहिए। रघुनाथ दास ने एक क्षेत्रपाल को बुलाने की कोशिश की थी। क्षेत्रपाल? राहुल ने पूछा।
ये तुम्हारी कहानियों वाले भूत या प्रेत नहीं है। ये वो एंटिटीज हैं जो इस दुनिया और दूसरी डायमेंशन के बीच के खालीपन में रहती है। ये ना अच्छी है न बुरी, ये बस भूखी है। रघुनाथ दास ने उसे बुला तो लिया, लेकिन वो अनुष्ठान, वो रिचुअल पूरा नहीं कर पाए। तो क्या हुआ? विकास की आवाज कांप रही थी। तो वो दरवाजा खुला रह गया। पंडित जी की आंखें खौफनाक तरीके से शांत थीं। वो चीज पूरी तरह से हमारी दुनिया में नहीं आ पाई। वो उस चौखट पर अटक गई, आधी यहां आधी वहां। 20 साल से वो वहीं फंसी हुई है, तड़प रही है, और जो भी उस मंदिर में जाता है वो उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है ताकि वो उसकी ऊर्जा पीकर पूरी तरह से इस दुनिया में आ सके। तो अब हम क्या करें? सोनम ने पूछा। हम पुलिस के पास जा सकते हैं, हम वो मंदिर गिरवा सकते हैं। मंदिर गिरवाने से दरवाजा बंद नहीं होता लड़की, पंडित जी ने रुखाई से कहा। अगर मंदिर गिर गया तो वो चीज हमेशा के लिए आजाद हो जाएगी। कमरे में एक भारी सन्नाटा छा गया। एक ही रास्ता है, पंडित सुखराम ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा। क्या? राहुल ने उम्मीद से पूछा। पंडित जी ने आंखें खोलीं। उनकी आंखों में अब कोई दया नहीं थी। उस रिचुअल को पूरा करना होगा जो रघुनाथ दास ने अधूरा छोड़ दिया था। कैसे? राहुल की धड़कन तेज हो गई। तुम्हें वापस जाना होगा। पंडित सुखराम के शब्द किसी हथौड़े की तरह उनके दिमाग पर लगे। पागल हो गए हो क्या? विकास अपनी जगह से खड़ा हो गया। हम वहां वापस नहीं जाएंगे, हम मर जाएंगे अगर नहीं गए। पंडित जी ने विकास की तरफ देखे बिना कहा। तो वो चीज तुम्हें हर रात थोड़ा थोड़ा करके अपनी दुनिया में खींच लेगी। कल परछाई दिखी, आज उसने तुम्हें छुआ है। कल वो तुम्हें अपनी आवाज से बुलाएगी, और परसों तुम खुद चलकर उस जंगल में जाओगे और तुम्हारी लाशें भी किसी को नहीं मिलेंगी। पंडित सुखराम ने तीनों की तरफ देखा। कल अमावस्या है, ठीक 20 साल बाद वही रात लौट कर आ रही है। तुम्हें मेरे साथ उस मंदिर में चलना होगा। हम उस रिचुअल को पूरा करेंगे। हम उस दरवाजे को हमेशा के लिए बंद करेंगे। और अगर कुछ गलत हो गया? राहुल ने पूछा। अगर रिचुअल पूरा नहीं हुआ? पंडित सुखराम ने दिए की लौ की तरफ देखते हुए कहा। तो कल की रात तुम तीनों की आखिरी रात होगी और तुम्हारी रूहें 20 साल तक उसी काले पत्थर की दीवारों में कैद होकर रोती रहेंगी। अगला दिन किसी खौफनाक सपने की तरह बीता। सूरज निकला, लेकिन उन तीनों के लिए कोई रोशनी नहीं लाया। तीनों ने पूरा दिन बिना कुछ खाए पिए बिताया, क्योंकि पंडित सुखराम ने सख्त हिदायत दी थी कि अनुष्ठान के दिन शरीर में अन्न का एक दाना भी नहीं होना चाहिए। अमावस्या की वो रात आ चुकी थी। आसमान में चांद का नामो निशान नहीं था, सिर्फ एक घुटन भरा गहरा अंधकार था। रात के 11 बज रहे थे। राहुल के नाना की पुरानी जीप जंगल के उस कच्चे रास्ते के पास आकर रुक गई। जीप से 5 लोग उतरे। राहुल, विकास, सोनम, पंडित सुखराम और उनका एक शिष्य गोपाल। गोपाल 20-22 साल का एक दुबला पतला लड़का था जो बिल्कुल चुप रहता था। उसकी आंखें हमेशा आधी बंद रहती थीं, जैसे वो इस दुनिया में होकर भी किसी और दुनिया को देख रहा हो। गोपाल के हाथ में एक भारी झोला था। यहां से आगे पैदल जाना होगा, पंडित सुखराम ने अपनी लाठी जमीन पर टेकते हुए कहा। वो पांचों उस घने जंगल में आगे बढ़ने लगे। आज रात जंगल का माहौल बिल्कुल अलग था। कोई हवा नहीं चल रही थी, लेकिन फिर भी एक अजीब सी सरसराहट चारों तरफ गूंज रही थी। पेड़ों की टहनियां ऐसे लग रही थीं जैसे वो झुककर उन्हें देख रही हों। विकास बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। उसे लग रहा था जैसे कोई उनके ठीक पीछे पीछे चल रहा है। करीब आधे घंटे के उस जानलेवा सफर के बाद वो उस जगह पहुंचे, काल भैरव मंदिर। अमावस्या की उस काली रात में वो काले पत्थरों का मंदिर ऐसा लग रहा था जैसे जमीन फाड़कर कोई राक्षस बाहर आ गया हो। उसका मुख्य दरवाजा, जो उस रात टूटकर खुल गया था, वो आज भी पूरा खुला हुआ था। लेकिन सबसे डरावनी बात वो नहीं थी। डरावनी बात यह थी कि मंदिर के अंदर, उस घुप अंधेरे के बिल्कुल बीचों बीच, वो दीपक जल रहा था। कोई अंदर नहीं गया था, किसी ने उसे जलाया नहीं था। वो बस जल रहा था, मानो वो उनका इंतजार कर रहा हो। गोपाल, पंडित जी ने बिना मंदिर की तरफ देखे कहा। गोपाल ने झोला जमीन पर रखा और उसमें से कुछ चीजें निकालने लगा। कुछ सूखी जड़ी बूटियां, तांबे के कुछ छोटे छोटे बर्तन, एक पुराना भोजपत्र और एक शीशी जिसमें कोई गाढ़ा तरल पदार्थ था। अंदर चलो,
पंडित सुखराम ने कहा और मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगे। राहुल, विकास और सोनम की टांगें कांप रही थीं। वो उस जगह दोबारा कभी कदम नहीं रखना चाहते थे, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। अंदर कदम रखते ही वही सड़ी हुई पुरानी बदबू उनके नथुनों में भर गई, और वो ठंड, वो हड्डियों को गला देने वाली ठंड तुरंत उनके शरीर में उतर गई। गोपाल ने मंदिर के फर्श के बिल्कुल बीचों बीच शिवलिंग से कुछ दूरी पर एक लाल रंग के पाउडर और राख को मिलाकर एक बड़ा सा गोल घेरा, सर्कल बनाना शुरू किया। उसने बहुत ही सावधानी से उस घेरे के चारों कोनों पर तांबे के छोटे छोटे बर्तन रखे और उनमें कुछ जड़ी बूटियां डाल दी। तुम तीनों, पंडित सुखराम ने अपनी भारी आवाज में कहा, इस घेरे के अंदर आकर बैठ जाओ। पीठ एक दूसरे से सटाकर बैठना। तीनों चुपचाप उस घेरे के अंदर बैठ गए। पंडित जी घेरे के बाहर शिवलिंग की तरफ मुंह करके बैठे। गोपाल उनके ठीक पीछे खड़ा हो गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। पंडित सुखराम ने तीनों की तरफ देखा। उनकी आंखों में मौत जैसी गंभीरता थी। अनुष्ठान शुरू होने के बाद चाहे जो कुछ भी हो जाए, तुम इस घेरे के बाहर नहीं आओगे। घेरे के अंदर तुम सुरक्षित हो, लेकिन अगर तुमने घेरे की रेखा को पार किया तो मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। क्या क्या हो सकता है? सोनम ने कांपते हुए पूछा। वो चीज तुम्हें बाहर खींचने की हर मुमकिन कोशिश करेगी। वो तुम्हारे दिमाग से खेलेगी। वो रूप लेगी जिस पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो। वो आवाज निकालेगी जिसे सुनकर तुम दौड़ पड़ोगे। लेकिन याद रखना, वो सब झूठ होगा। अपनी आंखें बंद रखना और चाहे कुछ भी महसूस हो, इस रेखा को पार मत करना। तीनों ने हामी में सिर हिलाया। विकास रोने की कगार पर था। राहुल ने अपनी आंखें जोर से बंद कर लीं। पंडित सुखराम ने भोजपत्र पर वो तरल पदार्थ डाला और एक बहुत ही पुराने भारी मंत्र का उच्चारण शुरू किया। पहले 2 मिनट तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन तीसरे मिनट में वो जलता हुआ दीपक अचानक से लाल रंग का हो गया। उसकी रोशनी से पूरा मंदिर खून के रंग में नहा गया। दीवारों पर जो सिंबल्स बने हुए थे, जो उस रात उन्होंने नाइट विजन कैमरे में देखे थे, वो सिंबल्स अब बिना किसी कैमरे के नंगी आंखों से चमकते हुए दिखाई देने लगे। वो लाल रंग में धधक रहे थे। तापमान अब इतना गिर चुका था कि फर्श के पत्थरों पर बर्फ की एक पतली सी सफेद परत जमने लगी थी। और फिर वो आई। वो परछाई किसी कोने से नहीं निकली। वो मंदिर के ठीक बीचों बीच फर्श के अंदर से ऐसे ऊपर उठने लगी जैसे जमीन कोई लिक्विड हो। वो काली, घनी और 3 आयामी 3D थी। वो 7 फुट लंबी आकृति अब उनके सामने खड़ी थी। उसकी कोई आंखें नहीं थीं, लेकिन उन तीनों को महसूस हो रहा था कि वो उन्हें ही घूर रही है। विकास के मुंह से एक चीख निकल गई। पंडित सुखराम ने मंत्र पढ़ना नहीं रोका। उनकी आवाज अब और तेज और आक्रामक हो गई थी। वो आकृति धीरे धीरे उस घेरे की तरफ बढ़ने लगी। वो घेरे के बिल्कुल किनारे पर आकर रुक गई। उसने घेरे को छुआ नहीं, बस उसके ठीक बाहर खड़ी हो गई। और तभी साइकोलॉजिकल खेल शुरू हुआ। राहुल ने झटके से अपनी आंखें खोलीं। उस घेरे के बाहर अब वो काली परछाई नहीं खड़ी थी। वहां उसकी मां खड़ी थी। वही सूती साड़ी, वही चेहरे की चिंता। उसकी मां जो दिल्ली में थी। राहुल, उसकी मां की आवाज मंदिर में गूंजी। बिल्कुल वैसी ही आवाज, वैसा ही टोन। बेटा, यहां बहुत दर्द हो रहा है। मुझे बाहर निकाल ले बेटा, मुझे अपने पास बुला ले। राहुल का दिमाग सुन्न हो गया। वो लॉजिक भूल गया। वो चेतावनी भूल गया। वो अपनी जगह से उठा। मां, राहुल ने सम्मोहन की हालत में कहा और घेरे के किनारे की तरफ एक कदम बढ़ाया। गोपाल ने बिना कुछ बोले अपना हाथ राहुल के कंधे पर बहुत जोर से दबा दिया। उसकी पकड़ लोहे जैसी थी। राहुल वहीं रुक गया। उसी वक्त सोनम को कुछ और सुनाई दिया। सोनू, मेरी गुड़िया। सोनम की आंखों से आंसू बहने लगे। ये उसके पिता की आवाज थी, जो 10 साल पहले गुजर चुके थे। उसने घेरे के बाहर देखा। उसके पिता वहां खड़े थे। उनके कपड़े खून से लथपथ थे। सोनू, मुझे पानी दे दे बेटा, मैं बहुत प्यासा हूं। बाहर आजा मेरी बच्ची। सोनम ने अपना हाथ घेरे के बाहर बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन विकास ने उसे पीछे खींच लिया। विकास खुद कांप रहा था। उसे बाहर अपनी छोटी बहन दिखाई दे रही थी, जो जमीन पर पड़ी तड़प रही थी और उसे मदद के लिए पुकार रही थी। तीनों के दिमाग पर एक साथ हमला हो रहा था। वो चीज उन तीनों के सबसे कमजोर हिस्सों को नोच रही थी। अपनी आंखें बंद करो,
पंडित सुखराम पहली बार चिल्लाए, ये सच नहीं है। पंडित जी ने तांबे के एक बर्तन से कुछ राख उठाई और उस भोजपत्र पर फेंक दी जिस पर सिंबल्स बने हुए थे। आग की एक तेज लपट उठी। वो आकृति जो उनकी मां, पिता और बहन का रूप लिए हुए थी, वो एकदम से पिघलने लगी। उसने अपना रूप खो दिया और वापस उस काली परछाई में बदल गई। और फिर उसने अपना आखिरी दांव चला। उसने पंडित रघुनाथ दास का रूप ले लिया, वही 20 साल पहले वाला पुजारी। लेकिन उनके चेहरे पर जहां आंखें होनी चाहिए थीं, वहां सिर्फ 2 गहरे काले गड्ढे थे। मुझे मत भेजो, वो आकृति चिल्लाई। उसकी आवाज में एक ऐसा दर्द था जो किसी भी इंसान का दिल चीर दे। मैं 20 साल से यहां अकेला हूं, मुझे यहीं रहने दो, मैं तुम सबको अपना हिस्सा बना लूंगा। वो आकृति सीधे घेरे की तरफ झपटी। घेरा टूटा नहीं, लेकिन राहुल, विकास और सोनम को लगा जैसे किसी ने उनके सीने पर एक भारी पत्थर रख दिया हो। हवा का दबाव इतना बढ़ गया था कि सांस लेना नामुमकिन हो रहा था। गोपाल ने फुर्ती से उन चारों तांबे के बर्तनों में रखी जड़ी बूटियों में आग लगा दी। चारों तरफ से एक गाढ़ा सफेद धुआं उठने लगा। पंडित सुखराम अपनी जगह पर खड़े हो गए। उन्होंने अपनी लाठी जमीन पर जोर से मारी और एक ऐसा मंत्र पढ़ा जो किसी भी जानी पहचानी भाषा का नहीं लग रहा था। वो मंत्र एक हुक्म था, एक आदेश था। वो आकृति दर्द से चीख उठी। वो चीख किसी इंसान की नहीं थी। वो एक ऐसी कच्ची, खौफनाक आवाज थी जो सीधे उनकी हड्डियों में कंपन पैदा कर रही थी। दीवारों पर चमकते हुए लाल सिंबल्स अचानक से बुझने लगे। वो लाल रोशनी वाला दीपक जोर से फड़फड़ाया और एक झटके में बुझ गया। वो काली परछाई जमीन के अंदर ऐसे खींचने लगी जैसे कोई उसे नीचे से पकड़कर खींच रहा हो। वो जमीन के उन पत्थरों में वापस समा गई और फिर एकदम से सब शांत हो गया। तापमान अचानक से नॉर्मल हो गया। वो बदबू गायब हो गई। मंदिर में अब सिर्फ जड़ी बूटियों के जलने की महक थी। पंडित सुखराम बुरी तरह हाँफ रहे थे। वो धम्म से जमीन पर बैठ गए। गोपाल ने उन्हें सहारा दिया। राहुल, विकास और सोनम घेरे के अंदर ही पसीने से तरबतर पड़े थे। उनकी सांसें ऐसी चल रही थीं जैसे वो मौत के मुंह से अभी अभी बाहर आए हों। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला, सिर्फ उनकी तेज सांसों की आवाज मंदिर में गूंज रही थी। चला गया? राहुल ने बहुत ही कमजोर आवाज में पूछा। पंडित सुखराम ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। हां, उन्होंने कहा, वो दरवाजा बंद हो गया है। चला गया? राहुल ने बहुत ही कमजोर आवाज में पूछा। पंडित सुखराम ने अपनी आंखें बंद की और एक लंबी थकी हुई सांस ली। हां, उन्होंने कहा। उनकी आवाज में अब वो कड़कपन नहीं था, सिर्फ थकान थी। वो दरवाजा अब हमेशा के लिए बंद हो गया है। और रघुनाथ दास? सोनम ने सुबकते हुए पूछा। क्या उनकी आत्मा को शांति मिल गई? पंडित जी ने अपनी लाठी के सहारे खड़े होते हुए सिर हिलाया। मैंने तुमसे कहा था, लड़की, जो चीज बाहर आई थी वो रघुनाथ दास नहीं थे। रघुनाथ दास तो 20 साल पहले ही खत्म हो गए थे। उस एंटिटी ने बस उनका चेहरा पहन रखा था, उनकी यादों का इस्तेमाल कर रही थी ताकि वो हमारी भावनाओं से खेल सके। वो कोई आत्मा नहीं थी, वो एक कोरा अंधकार था। गोपाल ने चुपचाप अपने झोले में सारा सामान वापस रखना शुरू किया। उसने घेरे की राख को वैसे ही रहने दिया और तांबे के बर्तनों को उठा लिया। चलो यहां से, पंडित जी ने मंदिर के दरवाजे की तरफ मुड़ते हुए कहा। अब इस जगह पर हमारे लिए कुछ नहीं है। वो पांचों मंदिर से बाहर निकले। जब राहुल मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था तो उसने एक आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। काल भैरव मंदिर अब डरावना नहीं लग रहा था। उसमें अब वो जिंदा होने वाला एहसास नहीं था। वो बस पत्थरों का एक पुराना, टूटा हुआ और वीरान ढांचा था जिसे वक्त ने बर्बाद कर दिया था। वो भारी ताला जमीन पर पड़ा था और लोहे की सांकल दरवाजे से लटक रही थी। वो जीप तक पहुंचे और वापस लौट आए। उस पूरे रास्ते किसी ने एक शब्द नहीं कहा। अगली सुबह जब राहुल सोकर उठा तो उसे पहली बार लगा कि उसने एक गहरी नींद ली है। उसके कमरे में अब कोई परछाई नहीं थी, कोई ठंड नहीं थी। वो हॉल में आया। नाना वहीं सोफे पर बैठे थे। उन्होंने राहुल को देखा और बिना कुछ पूछे बस इतना कहा, शांत है? हाँ नाना, राहुल ने राहत भरी सांस लेते हुए कहा, सब शांत है। नाना ने अखबार नीचे रखा और राहुल के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम बच गए राहुल।
पंडित सुखराम ने तुम्हें उस पार जाने से रोक लिया, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना। नाना की आवाज फिर से गंभीर हो गई। जिस चीज ने तुम्हें एक बार देख लिया हो, वो देखना कभी बंद नहीं करती। राहुल को तब नाना की बात का असली मतलब समझ नहीं आया। उसे लगा कि कहानी अब खत्म हो गई है। एक हफ्ते बाद जब तीनों की जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी, तब राहुल को अपने उस महंगे कैमरे की याद आई जो मंदिर में गिर गया था। वो उसे वापस लाना चाहता था, सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या उसमें कुछ बचा है। वो अकेले जाने की हिम्मत नहीं कर सकता था, इसलिए उसने विकास को साथ लिया। वो दोनों दिन के बिल्कुल उजाले में दोपहर के 2 बजे उस मंदिर में वापस गए। मंदिर वैसा ही था, खंडहर और खामोश। कैमरा ठीक वहीं जमीन पर पड़ा था जहां राहुल के हाथ से छूटा था। उसका लेंस टूट चुका था और बॉडी बुरी तरह क्रैक हो गई थी। राहुल ने उसे उठाया और उसका एसडी कार्ड निकाला। घर आकर जब उसने उसे अपने लैपटॉप में लगाया तो कार्ड करप्ट बता रहा था। सारा का सारा फुटेज, वो सारी रिकॉर्डिंग, सब कुछ मिट चुका था, जैसे उस रात का कोई सबूत ही ना हो। लेकिन कैमरे के साथ एक अजीब चीज हुई थी। कैमरे की जो एलसीडी स्क्रीन थी वो टूट गई थी, लेकिन उस टूटे हुए कांच के बिल्कुल बीचों बीच एक धुंधली सी तस्वीर छप गई थी। वो कोई नॉर्मल फोटो नहीं थी। वो ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने बहुत ज्यादा गर्मी, हाई हीट से उस स्क्रीन के कांच पर उस तस्वीर को जलाकर उकेर दिया हो। राहुल ने उस स्क्रीन को धूप की रोशनी में ध्यान से देखा। उस टूटे कांच पर वो आकृति बनी हुई थी, वही 7 फुट लंबी परछाई, और उस परछाई के ठीक नीचे 3 छोटी छोटी आकृतियां थीं जो एक गोल घेरे के अंदर बैठी हुई थीं। वो कैमरे का कोई रिफ्लेक्शन नहीं था, वो उस चीज की आखिरी निशानी थी। वो तस्वीर बता रही थी कि जब राहुल, विकास और सोनम अपनी आंखें बंद करके घेरे के अंदर बैठे थे, तब वो चीज उन्हें कितनी करीब से देख रही थी। राहुल ने वो कैमरा उसी दिन एक गहरे नाले में फेंक दिया। आज उस घटना को 3 साल बीत चुके हैं। 26 चल रहा है। राहुल का यूट्यूब चैनल राहुल एक्सप्लोर्स अभी भी जिंदा है। वो अभी भी वीडियो बनाता है, लेकिन अब उस पर हॉन्टेड प्लेसेस या अबैंडन्ड बिल्डिंग्स के वीडियो नहीं आते। अब वो सेफ ट्रैवल व्लॉग्स बनाता है, पहाड़ों की, कैफे की, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स की। हाल ही में उसके एक पुराने सब्सक्राइबर ने उसके एक व्लॉग पर कमेंट किया, भाई तुम पहले की तरह वो डरावनी जगहों वाले वीडियो क्यों नहीं बनाते? वो सबसे बेस्ट होते थे। प्लीज हॉन्टेड एक्सप्लोरेशन वापस लाओ। राहुल ने उस कमेंट को लाइक किया और उसके नीचे सिर्फ एक लाइन का रिप्लाई दिया, क्योंकि कुछ जगहें एक्सप्लोर करने के लिए नहीं होती। उस कमेंट पर आज 3000 से ज्यादा लाइक्स हैं। लोगों को लगता है राहुल बस एक रहस्यमयी एस्थेटिक मेंटेन कर रहा है। कोई सच नहीं जानता। विकास अब एक नॉर्मल कॉर्पोरेट जॉब कर रहा है। उसने अपने घर से सारे बड़े आईने हटा दिए हैं। वो आज भी रात को अकेले वॉशरूम जाने से डरता है। सोनम एक न्यूज पोर्टल के लिए काम करती है। उसका लॉजिक और साइंस पर से भरोसा पूरी तरह तो नहीं उठा, लेकिन अब अगर कोई उसके सामने भूत प्रेत या तांत्रिक विद्या की बात करता है तो वो हंसकर उसे खारिज नहीं करती। वो बस चुपचाप वहां से उठकर चली जाती है। तीनों सुरक्षित हैं, तीनों जिंदा हैं। लेकिन मैंने शुरुआत में एक बात कही थी, कुछ दरवाजे कभी पूरी तरह बंद नहीं होते। तुम किसी चीज को उस दुनिया में वापस तो धकेल सकते हो, लेकिन जो दाग वो तुम्हारे दिमाग पर छोड़ जाती है उसे कोई तांत्रिक नहीं मिटा सकता। राहुल आज भी कभी कभी सर्दियों की रात में जब अपने लैपटॉप पर काम कर रहा होता है तो अचानक उसे अपने कमरे के बाएं कोने से वो ठंड महसूस होती है। वो ठंड जो किसी मौसम की वजह से नहीं होती, वो ठंड जो सीधे हड्डियों में उतरती है। जब भी वो ठंड लौटती है, राहुल पीछे मुड़कर नहीं देखता। वो बस अपनी आंखें बंद करता है और पंडित सुखराम का बताया हुआ वो मंत्र जपना शुरू कर देता है। 2 मिनट बाद कमरे का तापमान नॉर्मल हो जाता है। वो चीज वहां नहीं है। वो काल भैरव मंदिर के उसी खंडहर में कैद है, लेकिन वो राहुल को भूली नहीं है। वो अभी भी उस खालीपन के पार से, उस बंद दरवाजे के पीछे से उसका इंतजार कर रही है। काल भैरव मंदिर आज भी वहीं है, विदिशा से 12 किलोमीटर दूर, उस घने जंगल के बीचों बीच। वो काले पत्थरों का मंदिर आज भी सूरज की रोशनी को सोख लेता है और उसका मुख्य दरवाजा वो आज भी खुला हुआ है।
अगर तुम कभी उस तरफ से गुजरो, अगर कभी रात के अंधेरे में तुम्हें उस जंगल के बीच कोई पुराना शिव मंदिर दिखे और उसके अंदर तुम्हें एक मिट्टी का दीपक जलता हुआ दिखाई दे, तो अपनी गाड़ी मत रोकना, कैमरा मत निकालना, अपनी होशियारी और अपने लॉजिक को अपनी जेब में रखना और बिना पीछे मुड़े वहां से निकल जाना। क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जो सिर्फ इंतजार कर रही हैं कि तुम कब वो गलती करो जो 20 साल पहले रघुनाथ दास ने की थी। सीरियसली